ये बात समझ में नहीं आई कि जो बड़ी बड़ी कंपनी देश में है वे लोन लेती है और फिर उनको नुकसान होता है कि हमारा तो लोन राइट ऑफ कर दो, लोन माफ कर दो। हमारी जो यूनिट थी, हमारा जो उद्योग धंधा था वो डूब गया। सरकार कहती है कि ठीक है, तो ये नुकसान हुआ, तेरा माफ कर दिया। फिर वही सरकार आती है कि तुम, ये हमारे संस्थान हैं, इनको भी हम प्राइवेट करना चाहते हैं, इनको फिर लूट लो। तो ये बात समझ में नहीं आई। एक तरफ इनकी कंपनी, फैक्ट्रियां, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, ये बर्बाद होते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं और कई कई हजार करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है इनका। फिर भी बड़ी बड़ी संस्थाएं इन्हीं को दी जाती है। किसान ने एक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। एक मुजफ्फरनगर का एक किस्सा, 2 साल पहला, 2019 का, उसने कहा जी 17 लाख रुपए, इस पे 16 लाख रुपए का कर्जा इस पे है। इसकी 37 बीघे जमीन नीलाम होगी, करीब 5 एकड़ जमीन, 5-6 एकड़ के आसपास जमीन इसकी नीलाम होगी 16 लाख के कर्जे में। अगले दिन की बोली लगनी थी वहां पे। हमने अधिकारियों को कहा भाई आप बोली लगाओगे तो जिस मकान में बोली लगेगी ना तो वो अधिकारी बाहर जाएगा, न जो बोली लगाने वाला आएगा कोई वहां से बाहर नहीं जाएगा, अपने इंतजाम साना वहां से निकलेगा कोई नहीं। वे रुके और उसका 8 लाख रुपए में बैंक से सेटलमेंट हुआ। उसने अपना किसी से ले दे के वो मार्च के महीने में वो सारा सेटल कर दिया। इनका मकसद ये रहता है कि जिस किसान की जो भी प्रॉपर्टी हो उसको नीलाम कर दिया जाए। सर्किल रेट के हिसाब से आप उतनी ही जमीन बेचने के हकदार हो, उसकी आप बोली लगवा दो। लेकिन ये कहां का कानून है कि अगर 10 लाख रुपए कर्जा लिया और आप उसकी 40 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन की पूरी की आप नीलाम में लगवाओगे। बैंक के फाइनेंसर जो लोग बैठे हुए हैं अब अपने तरीके से वहां पे कानून बनाने का काम करते हैं। जो फसलों के रेट निर्धारित होते हैं, हम उस कमेटी में थे तो एक बातचीत वहां पर चली, क्योंकि फार्मूले बहुत पुराने उनके थे। उन्होंने कहा जी बैल, वहां पर ट्रैक्टर का जिक्र लिया, वहां आप बैल का जिक्र, कि बैल किसान के खेत में 160 दिन काम करता है, तो 160 दिन की बैल की मजदूरी जोड़ के आपके फसलों के भाव तय होते हैं। बैल 160 दिन के बाद में कहां गया? कह रहा जी जब बैल ने काम इतने दिन करा। मगर वो बात बिल्कुल ठीक है, बैल कहां से आया, बैल कहां गया? क्या बैल कोई किराए पाया? बैल कहां से आया? बैल को तो आप रोज चला लो या उससे 2 दिन काम ले लो साल में। वो चना भी खाओगा, वो दाना भी खाओगा, वो भूसा भी खाओगा, वो पानी भी पीएगा, वो जगह का भी इस्तेमाल करेगा। कि बाजरे का रेट 11 रुपए किलो बाजरा बिकेगा और जो सेंट्रल मॉल में जो बाजरे का आटा खरीदा जाएगा, आटा बाजरे का, वो 65 से 120 रुपए किलो खरीदा जाएगा। मक्का का आटा भी 40 से 70 और 80 रुपए खरीदा जाएगा। गेहूं का आटा भी 87 रुपया किलो तक वहां तक बिकता है दिल्ली में। मतलब एक ही फसल के रेट दोनों व्यापारी तय करता है। जो बड़ी कंपनी है ये तय करेगी। हम हिमाचल में गए अभी 3 दिन पहले, हिमाचल में सेब 25 और 26 रुपए के आसपास सेब पड़ता है उनका जो बिक रहा है। भारत सरकार के अधिकारियों का ये कहना है कि इस आंदोलन को जब हटाया जाएगा तो इसमें से 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे। हिमाचल में जो 10 साल पहले रेट था, आज भी हिमाचल के सेब के किसान का वही रेट है। 80,000 पेटियां अपने गोदाम से अडानी ने निकाल ली, पूरे मार्केट के रेट को डाउन करा, सस्ता माल करा
और कहा डालने के मैं 16 रुपये पर किलो के हिसाब से कम खरीदूंगा अब की बार, अपने आप मार्केट को डाउन करके, और किसान वहां का तबाही मचा रहा है। सस्ते में माल खरीदेंगे, गोदाम का ताला लगाएंगे, 10 महीने महंगा बेचेंगे और 2 महीने सस्ता करेंगे। ये इनका फंडा है। हिमाचल का किसान भी मजदूर बनेगा, और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो ये जमीन है जहां पे आप फसलें पैदा करते हो, वो दिन दूर नहीं कि जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो खराब है सरकारों की। 2 तरह के लोग गांव छोड़ रहे हैं। अगर कृषि की पॉलिसी ठीक होती तो गांव का जो गरीब आदमी है, जो छोटा काश्तकार है, 1 और 2 एकड़ का किसान है, वो गांव छोड़कर नहीं जाता। जो भूमि, अगर पॉलिसी ठीक होती तो 2 तरह के लोग गांव नहीं छोड़ते, क्योंकि खेती में आमदनी नहीं है। जो फसल, जो कनक आप पैदा करते थे, 1967 में जब पहली बार देश में लेवी लगी, भारत सरकार ने गेहूं कणक की खरीद शुरू करी, तो 76 रुपये क्विंटल उसका रेट होता था। सोने का भाव 200 रुपये तोला था, जो 12 ग्राम का था। हम 3 से 3.5 क्विंटल अपना गेहूं कणक बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे। आज उसका भाव 40-50 हजार रुपये होगा सोने का भाव। आज 4 क्विंटल गेहूं में सोना आ जाएगा क्या? तो जो हिसाब किताब में रोला हमारे साथ में सरकारों ने किया, ये पूरा नुकसान उसका है। 9 महीने से ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली को घेर के किसान बैठे हुए हैं। अगर सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत करती। सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। उन कंपनियों के अधीन सरकार हो चुकी है। एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा, ये किसान दिल्ली को छोड़ के वापसी आने वाला नहीं है। ये तैयारी आपको सबको रखनी है। वो मुजफ्फरनगर की मीटिंग हो, बड़ी संख्या में उसमें लोग आएंगे। वो और जगह की भी मीटिंग हो, मिशन यूपी नहीं, मिशन देश चलाना पड़ेगा। पूरे किसानों के जत्थेबंदी जो हमारे संयुक्त मोर्चा के लीडर हैं, वे पूरे देश भर में जाएंगे। जो सरकारों की पॉलिसी है उसको बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये बीजेपी के, उनके सरकार और यहाँ के खट्टर ये भी अपने बोर्ड लगाए कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, हम भी बोर्ड लगाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी। 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आमदनी दुगनी होगी 2022 में, और हम भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी फसल 1 जनवरी से, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के रेट दुगने होंगे। हम जो कणक बेचते हैं उसका भाव 4000 रुपये क्विंटल होगा, जो जीरी बेचते हैं उसका भाव 3800 रुपये क्विंटल होगा, जो हम मूंग बेचते हैं उसका भाव 14000 रुपये क्विंटल होगा। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये कहना पड़ेगा जब उनके लोग आपके बीच में गांव में आएंगे, ये प्रचार करना पड़ेगा का या तो ये कहो कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता था, आप पार्टी छोड़ के किसानी आंदोलन में शामिल हो जाओ, और नहीं होते तो आप गांव छोड़ के जाओ। या तो पार्टी छोड़ो या गांव छोड़ो, एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। दोनों चीज नहीं चलने की। आप बनो गवर्नर सतपाल सिंह मलिक के जैसे बनो कि पार्टी में रहते हुए जितने भी किसानी आंदोलन के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई, आप बनो कि सतपाल सिंह मलिक ने कहा कि जो खट्टर ने ये आंदोलन पर लाठियां चलाई है, ये गलत करा है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस अधिकारी को सस्पेंड, डिसमिस करना चाहिए। वो अधिकारी कोई और नहीं है, उस अधिकारी का चाचा आरएसएस में एक बड़े ओहदे पे है, वो आरएसएस की फैमिली से है। जो खट्टर है यहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी आरएसएस की फैमिली से है। ये सरकारी तालिबान देश में घुस चुके हैं। ये सरकारी तालिबानों का पहला कमांडर
करनाल की जमीन पे मिला है, आरएसएस का बंदा है और आईएएस अधिकारी बन चुका है। अगर हमको खालिस्तानी कहोगे तो हम आपको सरकारी तालिबानी कहेंगे। ये याद रख लेना, यहाँ की सरकार सरकारी तालिबानों का तमका और आपका कमांडर करनाल के अंदर है। ये किसान उसको कभी माफ नहीं करेगा। उनकी फैमिली, जिनका बच्चा वहां पर शहीद हुआ है, उनका परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। 302 का मुकदमा और सस्पेंड अगर सरकार ये भी नहीं करती तो उसकी पोस्टिंग करो झारखंड में, उसकी पोस्टिंग करो छत्तीसगढ़ में, नक्सली क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग करो। वहां पर जरूरत है इसकी। परमानेंट लिख के दो भारत सरकार कि इसकी पोस्टिंग वहां पर कर जाती है। अगर आईएएस रहेगा तो ये वहां पर ड्यूटी करेगा। ऐसे खतरनाक आदमी की तो जरूरत वहां पे है। अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा। भारत मारे गए हैं, हमारे 650 लोग शहीद हुए हैं। क्या भारत सरकार जब ही मानेगी जब इस आंदोलन के 1500 लोग शहीद हो जाएंगे? ये उनका पूरी रणनीति थी। 26 तारीख के बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें इनकी रणनीति थी कि आंदोलन को हम हटाएंगे तो आंदोलन में हजारों लोग उससे ज्यादा इस आंदोलन में मारे जाएंगे। ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बच कर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जो भी इनकी बात करेगा, आप बचकर रहना। इससे खतरनाक पार्टियां नहीं हो सकती। जिसने अपने लीडरों को अंदर बंद कर रखा है, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी, जो स्टेज पर आकर कहते थे कि सुविधा से जागरण के मंचों में बात करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, पेस्टिसाइड आउट ऑफ इंडिया की बात करते थे। कहां गए? आज उनके घरों पे पुलिस लगा रखी है। उनके घर के अंदर कोई प्रेस के लोग नहीं जा सकते। एक बयान देने की हैसियत उनके बुजुर्गों की नहीं है। उन्हें घर में कैद कर रखे हैं। अंदर जिन्होंने पार्टी बनाई थी वे घरों के अंदर कैद है। ये बीजेपी के लोग ये कह रहे जी आप हमारी पार्टी, भाई तुम्हारी पार्टी का अपने नेताओं को छुटवाओ, पहले उनसे बयान दिलवाओ। इस किसान मोर्चे के संबंध में उनसे बयान दिलवाओ। आपके तो नेता कैद में है, तो ये हमको या किसी को छोड़ देंगे? तो ये आपको ये आंदोलन तेज करने पड़ेंगे। अपने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर की जो पंचायत है वह संयुक्त मोर्चे की पंचायत है और वहां पे कड़े निर्णय संयुक्त मोर्चे के फैसले वहां पे होंगे जो पूरे देश भर में लागू करेंगे। ये ना मोर्चा कमजोर है, ना देश का किसान कमजोर है।